नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मार्ग आईसीएस पर। हम उत्तराखंड करंट अफेयर्स की बात कर रहे हैं। आज शायद लास्ट क्लास होगी जो हम एक छोटा छोटा कॉन्सेप्ट भी उसमें समझ के चल रहे हैं, प्लस उसी के साथ हम जो फैक्चुअल जानकारी है करंट के संदर्भ में वो भी देख रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि एक महीना जो मैंने आप लोगों के साथ मेहनत की, आपने उन नोट्स की कॉपी जरूर बनाई होगी। पर्टिकुलर एक कॉपी मेंटेन जरूर करना। जो चीज़ें बताई जा रही हैं कॉन्सेप्ट वाइज ही बताई जा रही हैं ज़्यादातर। इसके बाद हो सकता है कोई सब्जेक्ट भी शुरू करूं मैं, बट उसके अतिरिक्त अगर हम देखें तो आप जो काम कर रहे हैं अभी, ये आपको आने वाले एग्जाम में काफ़ी फायदा देने वाला है। और आज नहीं, अगर आपका भाई भी या आप किसी को गाइड भी करेंगे या आप अपने स्तर पर भी चीज़ों को आगे बड़ा एग्जाम देना चाहते हैं, पीसीएस, लोअर पीसीएस, समीक्षा अधिकारी या अन्य कोई भी एग्जाम आप देना चाहते हैं, तो आपको निश्चित तौर पर ये कहीं ना कहीं लाभप्रद होने वाला है आपके लिए। बट आपसे मेरा अनुरोध है कि आप कॉपी जरूर बनाएं और कॉपी में पर्टिकुलर चीज़ों को मेंटेन करते हुए आगे बढ़ें। ठीक है दोस्तों, तो आगे हम अपना स्टार्ट करते हैं। यूके करंट अफेयर, ठीक है। अभी हाल ही में एक पवलगढ़ संरक्षण क्षेत्र, ये कहां पर है आपका? नैनीताल में। नैनीताल में, ठीक है। ये एक्चुअली जो क्षेत्र है वो कॉर्बेट से लगता हुआ क्षेत्र है, लगता हुआ, ठीक है। इसका हाल ही में नाम बदलकर क्या करने की घोषणा की गई? सीतावनी सीतावनी संरक्षण क्षेत्र, ठीक है। संरक्षण क्षेत्र बेसिकली नैनीताल में जहां पर ये है, मैं आपको बताऊं, जहां पर मैं आपको पढ़ा के टीच कर रहा हूं, जस्ट मेरे पीछे ही, यहां से थोड़ी दूर जाएंगे जंगल के रास्ते से तो वहीं पर ये क्षेत्र पड़ता है। बेसिकली मैं रामनगर में हूं अभी, आपको बताऊं तो वहां पर सीताबनी है, कोटाबाग का जो जंगल पड़ता है वहां पर। और यहाँ पर जो क्षेत्र है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि पौराणिक समय में या फिर त्रेता युग में जो सीता माता है हमारी, तो उनसे संबंधित कुछ यहाँ पर स्थान था, तो उन्हीं चीज को सम्मान देने के लिए क्या किया गया, ये जो सीता माता का यहाँ पर मंदिर भी है, प्लस पवलगढ़ जो कंजर्वेशन रिजर्व है उसका नाम क्या कर दिया गया? सीताबनी संरक्षण क्षेत्र या सीताबनी कंजर्वेशन रिजर्व नाम दे दिया गया है, ठीक है। पवलगढ़ की स्थापना आपको ध्यान रखनी है 2012 में हुई है, ठीक है। और कॉर्बेट मुझे बताने की नहीं है, एशिया का पहला कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है हमारा, कब का है ये? 1936। और कहां पर है? नैनीताल प्लस पौड़ी में, ठीक है। क्षेत्रफल आपका होमवर्क है, आप देख लेना इसका क्षेत्रफल कितना है। ये यही कुछ चीजें जब हम पढ़ते हैं ना इंटरलिंकिंग अप्रोच के साथ, तो यही कुछ चीजें होती हैं बेसिकली जो हमें ध्यान रखनी होती है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, अभी हाल ही में देखो दो तीन चीजें हैं आपको ध्यान रखनी है, हालांकि मैं पढ़ाऊंगा आपको। एक तो है भारतमाला, ठीक है। एक है सागरमाला, और एक है आपकी पर्वतमाला। भारतमाला, सागरमाला और पर्वतमाला, ठीक है। इन तीनों चीजों को आप क्या करना, एक गूगल करना और इनमें क्या है बेसिकली ये देखना, आपको ये चीजें काफी हेल्प करेंगी। बट फिर भी भारतमाला का जैसे 27 अक्टूबर 2017 को ये चालू की गई थी, और जो आप सड़कों का जाल देखते हैं उसकी बात करता है। सागरमाला बेसिकली अगर देखा जाए तो किसकी बात करता है? आपका जो हमारा ये भारत है, यहां पर जो हमारे पोर्ट हैं, इन पोर्टों को जोड़ने के लिए प्लस इनके पास में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए सागरमाला बात करता है। बेसिकली जो हमारे 12 बड़े पोर्ट हैं,
पर्वतमाला बेसिकली क्या बात करता है कि आप देखते होंगे जो भी हमारे हिमालयी राज्य हैं, वो जम्मू कश्मीर हो, उत्तराखंड हो, हिमाचल प्रदेश हो, असम हो, सॉरी सिक्किम हो, या फिर उधर अरुणाचल प्रदेश हो, तो कुछ स्पॉट ऐसे हैं जो पर्यटन क्षेत्र की या पर्यटन दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। प्लस उनमें क्या है कि कहीं ना कहीं क्या होता है कि जाने में काफी टाइम लगता है बाई रोड अगर हम जाते हैं, बट बाई एयर हम जाते हैं तो उसका खर्चा काफी महंगा होता है। तो सरकार का क्या फोकस है, अभी हाल ही में कुछ पर्वतमाला परियोजना के अंतर्गत, पर्वतमाला परियोजना के अंतर्गत क्या होता है, रोपवे, रोपवे पद्धति को लागू करने की बात कर रही है। यानी अब क्या होगा कि उन क्षेत्रों में आप रोपवे के माध्यम से इजिली जा सकते हैं। और हाल ही में आप देखेंगे कि अगर हम बात करें तो जब थोड़े दिन पहले की ही बात है शायद ये, उत्तराखंड में दो परियोजना, दो परियोजना, ठीक है। एक तो सोनप्रयाग से केदारनाथ, लगभग 12 किलोमीटर का रूट होगा, ये लगभग 12 किलोमीटर का रूट होगा। और दूसरा देखते हैं हम, हमारा क्या है, गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब, गोविंद घाट से, गोविंद घाट टू हेमकुंड साहिब, ठीक है। ये भी लगभग 12.5, और ये भी 12 या 13 भी हो सकता है, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो ये दो रोपवे हमारे यहां इस पर्वतमाला परियोजना के अंतर्गत ही अभी कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, ठीक है, कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, यही वही कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स है जो एमएसपी, यानी एमएसपी जो 23+1 फसलों के लिए जो न्यूनतम समर्थन मूल्य जो जारी होता है, वो भी कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर ही उसे क्या करती है, अप्रूव करती है। तो पर्वतमाला योजना के अंतर्गत भी जो आपका ये जो स्वीकृति प्रदान करी है कि यानी इसके लिए जो सरकार पैसा लगाएगी वो किसके आधार पर करेगी, एक तो पीपीपी, ठीक है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, यानी पब्लिक का भी पैसा होगा और प्राइवेट इन्वेस्टमेंटर भी होंगे, और प्लस उसमें दोनों कोलैबोरेशन करके तब उस चीज में आगे बढ़ेंगे, ठीक है। एक होता है बीओटी, बीओटी, बिल्ट ऑपरेट ट्रांसफर। एक्चुअली ये क्या होते हैं मैं आपको बताऊं, ये कई सारे मॉडल है, हाइब्रिड एन्युटी मॉडल आप पढ़ेंगे चीजों को, तो वो क्या होगा कि और बीओटी पढ़ेंगे या बी नहीं, आप इसे पढ़ेंगे डीबीएफओटी, 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 या शॉर्ट ऐसे भी कह सकते हैं डीएफबीओटी। एक्चुअली क्या है कि किसी भी चीज को बनाने के लिए ये देखा जाता है क्या सरकार अपनी जेब से इतना पैसा लगा सकती है, तो सरकार अगर अपनी जेब से पैसा नहीं लगाती तो इन मॉडल पे कहीं जाती है, ठीक है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का मतलब ये है कि कुछ पैसा सरकार लगाएगी और कुछ पैसा क्या लगाएगा, प्राइवेट इन्वेस्टर लगाएगा, और दोनों पार्टनरशिप करके क्या करेंगे, उसे बनाएंगे। प्लस उससे क्या होगा, जो रेवेन्यू जनरेशन होगा वो दोनों में जो भी मानक तय किए जाएंगे या फिर जो भी शेयरिंग का फॉर्मूला होगा उसी आधार पर क्या होगा, फिर वो वितरण सुनिश्चित होगा उनका, बेसिकली ये बात है। दूसरा डीएफबीओटी क्या है, ये है डेवलपमेंट फंड, यानी आप निर्माण करिए, फंड लगाइए
और बिल्ड करिए फिर उसे, और फिर ऑपरेट करिए और फिर ट्रांसफर कर दीजिए। यानी आप उसे बना के ऑपरेट करिए, चलाइए, और अपना पैसा जो आपका लगा है प्लस पैसा, और प्लस उससे जो आप भविष्य में उस पैसे से आप अपने आय के स्रोत बना सकते थे, या फिर उससे जो भी आपको रेवेन्यू जनरेशन हो सकता था उतना आप कर लीजिए, और उसके बाद क्या है कि इसे सरकार को ट्रांसफर कर दीजिए। तो ये कहीं ना कहीं क्या है, आपका क्या होगा, बीओटी मॉडल हुआ बेसिकली, आपको मैं बताऊं। ठीक है, ये वाली बात है। ठीक है, और इसकी जो पर्वतमाला जो है, पर्वतमाला परियोजना जो है, ध्यान रखना 2022 के बजट में इसकी घोषणा हुई थी। 22 के बजट में इसकी घोषणा हुई थी। ये लगभग लबाब आपको चीजें याद रखनी। इसे आप गूगल करके अपना शॉर्ट नोट्स बना लेंगे, सागरमाला को भी। हालांकि अलग से मैं तीनों टॉपिक्स को आपको पढ़ाऊंगा कि कैसे क्या है, तो चीजों को वहां भी समझेंगे, बट फिर भी मैंने पर्वतमाला को एक लेमन टर्म में आपको काफी तरीके से बना दिया है। 2 परियोजनाओं को अभी स्वीकृति मिली है, निर्माण चालू हुआ है, और आपको पता है जोशीमठ से जो ओली का रोपवे है 1983 में शुरू हुआ था और 1999 में पूरा हुआ था, वो चालू स्थिति में है। हालांकि वो जब जोशीमठ में भूधसाव की स्थिति देखी गई तो उसे क्या किया गया था, रोक दिया गया था। ठीक है, अभी रोपवे वहां पर चालू है। तो फिर भी उत्तराखंड में जो भी मेजर साइट है पर्यटन की, वहां पर क्या है कि कहीं ना कहीं रोपवे को बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक हो गया। नेक्स्ट हम एक चीज और देख लेते हैं इसके साथ ही, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। उत्तराखंड के देहरादून में क्या है, वीर माधो सिंह प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। ठीक है, विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी जिसे बोलते हैं, यूनिवर्सिटी। तो एक चीज आपको ध्यान रखनी है बेसिकली। देखो दोस्तों, मैं भी ऐसा नहीं है कि मैं खाली हवाबाजी में पढ़ के आ गया, चीजें आपको बता दी। मैं भी इसके ऊपर काफी होमवर्क करता हूं। तो मेरी आपसे ये स्पेशली रिक्वेस्ट है कि चीजों का नोट्स जरूर बनाइएगा, तभी आपके लिए कारगर हो सकते हैं। अदरवाइज आप खाली वीडियो को देख के सोच रहे हैं कि हम दिमाग में कर लेंगे, तो आप अपने साथ भ्रम पैदा कर रहे हैं। आपको स्पष्ट रूप से बता देता हूं, ऐसा कुछ होने वाला है नहीं ना। एग्जाम में आपका ये एग्जाम निकलने वाला है, ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। ठीक है, वीर माधव सिंह प्रौद्योगिकी जो विश्वविद्यालय है, इसमें जो वुमेन प्रौद्योगिकी संस्थान है, वुमेन प्रौद्योगिकी जो संस्थान है, इसमें इसरो ने अपना क्या किया है, एक नोडल सेंटर बनाया है। अब ये नोडल सेंटर क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा आप समझ लें। बेसिकली है क्या कि इसरो हमारा क्या, किसके बारे में काम करता है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 15 अगस्त 1969 में। ठीक है, और ध्यान रखना एक डीआरडीओ है, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1958 में। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। इसरो जो हमारा बात करता है वो स्पेस की बात करता है। स्पेस में जो भी रिसर्च हमारे कार्य होने हैं वो कौन बात करता है, इसरो बात करता है। और हमारे रक्षा उपकरण जो बनने हैं, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, यानी रक्षा उपकरण जो बनते हैं उसकी बात कौन करता है, बेसिकली डीआरडीओ बात करता है। इसरो की स्थापना कब हुई, 15 अगस्त 1969 में, और इसने अपना नोडल सेंटर बनाया है। यानी आप ऐसा समझें कि, और इसे जो विश्वविद्यालय है, पहले से समझ लें आप कि वीर माधव सिंह प्रौद्योगिकी जो विश्वविद्यालय, ये विश्वविद्यालय है और ये संस्थान है। ठीक है, इसी के अंतर्गत एक संस्थान है। आप ऐसे समझे कि आपने उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी सुना होगा। जो भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं वो किससे संबद्ध होते हैं, यानी किसके वो पार्ट हैं, इस वीर माधव सिंह प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के। ठीक है, जैसे आप गवर्नमेंट जो इंजीनियरिंग कॉलेज देखेंगे, पौड़ी में देखेंगे, गुड़दौड़ी में, द्वाराहाट में देखेंगे, पिथौरागढ़ में देखेंगे, चंपावत में देखेंगे, टिहरी में देखेंगे, तो ये भी जितने भी कॉलेज हैं सरकारी, वो सब किससे एफिलेटेड है, इससे। इसी के साथ आप प्राइवेट देखते होंगे,
कई सारे कॉलेज देखेंगे, जैसे फोनिक्स अब यूनिवर्सिटी क्वांटम अब यूनिवर्सिटी बन गया है, मदरहुड अब यूनिवर्सिटी बन गया है। तो उनमें पहले जो बीटेक लेवल के यानी डिग्री लेवल के जो टेक्निकल कोर्स होते थे वो किससे संबद्धीकरण होते थे, किससे एफिलेटेड होते थे, इससे होते थे। एक बात, इसी में एक संस्थान है वुमेन प्रौद्योगिकी संस्थान, इसमें इसरो ने अपना एक नोडल सेंटर बनाया है। और वो क्या बनाया है, किसके लिए बनाया है, हमारा स्पेस के लिए। ठीक है, ये क्या करेगा, ये यहां पर अंतरिक्ष प्रशिक्षण केंद्र, अंतरिक्ष प्रशिक्षण केंद्र का, यानी जो युवा हैं प्लस वुमेन एंड मैन। ठीक है, जो युवा हैं उन्हें अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की तरफ अट्रैक्शन करने के लिए या फिर उन्हें एक गाइडेंस देने के लिए क्या बनाया गया है, ये स्पेस सेंटर बनाया गया है। ठीक है, और कहां पर बनाया गया है, ये कहां पर है, देहरादून में, मैंने आपको बताया। एक बात ये, जब डीआरडीओ की बात हो ही रही है तो थोड़ा सा हम इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा और कर लेते हैं। अभी हमारे यहाँ क्या हुआ है, एक के कस्तूरी रंगन, ठीक है, इनकी डेथ हुई है। ठीक है, और ये इसरो के चेयरमैन रहे हैं 1993 से 2004 तक। एक बात, कस्तूरी रंगन एक महत्वपूर्ण शख्सियत है या व्यक्तित्व है। 1986 में जो शिक्षा नीति थी उसे बनाने में, प्लस 2020 में जो NEP नेशनल एजुकेशन या फिर न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आई है, इसको बनाने में भी इनकी काफी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो कस्तूरी रंगन चूंकि इसरो के भी चेयरपर्सन रहे हैं और इसके भी रहे हैं, तो आपको ये चीज भी ध्यान रखनी है। इसरो के वर्तमान में हेड कौन है, आपको वी नारायणन। ठीक है, इसरो के वर्तमान में हेड कौन है, वी नारायण। इसरो के हाल ही में अगर हम जो इनके द्वारा प्रक्षेपण किए गए हैं तो PSLV C60 से स्पेडेक्स 01 और स्पेडेक्स 02, इन दोनों को डॉकिंग मिशन था। ये बेसिकली आप ये समझे, डॉकिंग मिशन। ठीक है, डॉकिंग मिशन था, आप ऐसे समझिए दोनों उपग्रहों को लॉन्च किया गया और स्पेस में ही, मतलब ये मान के चलिए कि दोनों को ही क्या था कि स्पेस में दोनों अलग अलग गए और स्पेस में ही इन्हें दोनों को जोड़कर कार्य करने के लिए सक्षम बनाना था। तो डॉकिंग मिशन था, दो सैटेलाइट आपस में स्पेडेक्स 1 और स्पेडेक्स 2 दोनों आपस में जुड़ने थे। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, इससे पहला एक और मिशन है क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकता है, C59, ये था प्रोबा 3। ठीक है, बेसिकली ये भारत के लिए यूज में नहीं था, ये किसके लिए यूज में था, यूरोपियन ESA, यूरोपियन जो स्पेस एजेंसी है, जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी है, उसने कहा कि हमारा उपग्रह क्या कर दो, लॉन्च कर दो। और वो किसके द्वारा किया गया, PSLV C59 के द्वारा। और जब PSLV C59 के द्वारा लॉन्च किया गया तो इसमें जो हमारी कॉमर्शियल विंग है वो क्या है, NSIL। आई होप बड़ा तेज तो नहीं हो गया, चलो मैं कह रहा हूं PSLV, ध्यान रखना ये रॉकेट लॉन्चर है, प्रक्षेपण यान है, यानी इससे अंतरिक्ष में स्पेडेक्स और स्पेडेक्स को पहुंचाया। PSLV C59 से प्रोबा 3 जो सैटेलाइट है, उपग्रह है, इसे पहुंचाया। और ये किसका था, जो यूरोपीय जो देश है, उनकी जो यूनियन है, उनकी अपनी एक स्पेस एजेंसी है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी। आपको ये लग रहा होगा कि उन्होंने अपने से क्यों नहीं भेजा, तो सवाल ये है, आतर ये है इसका कि अगर अपने से भेजते तो उन्हें काफी वो कॉस्टली बैठता, और इंडिया से भेजा, और इंडिया से भेजा तो वो क्या हुआ, कहीं ना कहीं काफी
सस्ता पड़ा उनके लिए। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि भाई जहां से मेरे 2 पैसे बच रहे हैं मैं तो वहां से भेजने के लिए क्या करूंगा, आराम से अपना चीजों को प्रीफर करूंगा NSIL। और एक्चुअल में हमारे यहां जो NSIL है इसकी स्थापना मार्च 2019 में हुई थी, मार्च 2019 में हुई थी, ध्यान रखना है। और NSIL एक कॉमर्शियल विंग है, किसकी, इसरो की। ठीक है, इससे पहले हमारे यहां कॉमर्शियल विंग कौन है, एंट्रिक्स। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1993 में, ये ध्यान रखना। NSIL नवी है क्योंकि क्या होता है कि विदेशों के साथ यदि विदेशों के उपग्रह को भेजना है या उनके उपग्रह को डिजाइन करना है, बनाना है, तो हमारे यहाँ जो वाणिज्यिक कंपनी है, बेसिकली कॉमर्शियल जो विंग है वो काम करते हैं। इसरो क्या करता है, बेसिकली सभी ऑपरेट करता है, प्लस वो अपने क्या है कि प्रक्षेपण यान भी क्या करता है, अंतरिक्ष में भेजता है। बट उसके सहयोग के लिए कि भाई जो बिजनेस लेके, क्योंकि सॉफ्ट पावर कहते हैं ना, एक वर्ड आपने सुना होगा सॉफ्ट पावर, सॉफ्ट पावर। ठीक है, भारत ने अपना, इसरो ने अपना सॉफ्ट पावर के संदर्भ में बड़ा कीर्तिमान स्थापित किया है। सॉफ्ट पावर बेसिकली यही सॉफ्ट पावर होती है कि यानी यूरोपीय जो देश है हमसे ज्यादा डेवलप है देखा जाए तो, बट उनकी जो टेक्नोलॉजी है वो काफी महंगी है जब वो अपना उपग्रह कहां पर भेजते हैं, अंतरिक्ष में भेजते हैं। इसी के साथ यहां पर अगर भारत से भेजते हैं तो अपेक्षाकृत सस्ता है, तो भारत ने क्या है कि अपना लोहा बनाया है। एक बात ये भी इस सॉफ्ट पावर के अंतर्गत आता है, सॉफ्टवेयर जो है प्रोवाइडिंग है वो भी सॉफ्ट पावर के अंतर्गत आता है, प्लस रामदेव बाबा का जो योग है, योग पद्धति है हमारे यहाँ, निरोग रहने की जो पद्धति है वो भी सॉफ्ट पावर के अंतर्गत ही आती है। बेसिकली आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो सॉफ्ट पावर कभी मिल जाएगी, क्या सॉफ्ट पावर है, तो ध्यान रखना प्रत्यक्ष रूप से उसमें कोई निर्माण नहीं कर रहे होते, प्लस उसमें क्या होता है कि इनडायरेक्टली देखा जाता है कि भाई हमने सर्विस दी और उसके अनुरूप में क्या हुआ, हमें कहीं ना कहीं पैसा प्राप्त हुआ, तो उसे सॉफ्ट पावर के रूप में बेसिकली जाना जाता है। तो हम बात कर रहे थे NSIL की, ये कॉमर्शियल विंग है यानी वाणिज्यिक कंपनी है, इसरो की ही या भारत सरकार की। ठीक है, और इससे पहले NSIL से कौन था, एंट्रिक्स था। इसी के साथ में एक चीज और ऐड कर लेते हैं, बस लास्ट पॉइंट है, हाल ही में इसरो की 100वीं फ्लाइट, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक है, 30 जनवरी 2025 को GSLV F-15 NVS-02 इसके द्वारा क्या ले जाया गया है, उपग्रह। ठीक है, 100वीं फ्लाइट है GSLV की, इसरो की जो है ये 100th फ्लाइट है। ठीक है, इसमें आज तक इसरो ने जितनी भी अपनी फ्लाइट, जितने भी अपनी उपग्रह छोड़े हैं या जो फ्लाइट गई हैं, तो 100वां नंबर किसका है, GSLV का। अब आपको लग रहा होगा वो PSLV है, वहां C60 लिखा, यहाँ पर 100 लिख रहे हैं, या फिर यहाँ 15 लिख रहे हैं, ये 15वीं उड़ान है, तो ये कैसे, तो बस आपको थोड़ा सा ब्लैक एंड व्हाइट फिलहाल इतना ही समझना पड़ेगा। अब GSLV क्या है या PSLV क्या है उसको मैं एक अलग से बताऊंगा, फिर भी अगर आप समझना चाहते हो तो मैं बोल देता हूँ। बेसिकली जो कम वजनी उपग्रह होते हैं और प्लस जिन्हें थोड़ा नीचे पर ले जाया जाता है, तो उनके लिए दोबारा फिर समझ लें कि जैसे एक उपग्रह ये है, आपको देखो दिख रहा होगा, हाँ ये आपको रिमोट छोटा लग रहा है, तो यानी ये उपग्रह छोटा है और इसे ऊपर की साइड कम दूरी तक लेके जाना है, तो इसके लिए हम कौन सा रॉकेट लॉन्च प्रक्षेपण यान यूज करेंगे, लॉन्चिंग व्हीकल PSLV। ये बड़ा है, वजनी है और दूर तक जाना है, 36,000 किलोमीटर ऊपर, तो इसके लिए कौन सा करेंगे, बेसिकली हम GSLV। तो PSLV हल्के उपग्रहों के लिए यूज होता है और GSLV बेसिकली देखा जाए तो भारी उपग्रहों के लिए यूज होता है। ठीक है, और अंतरिक्ष में लंबी दूरी तय करने के लिए भी GSLV, ये दो डिफरेंस है बेसिकली। ठीक है, और हल्के और जो माइनर उपग्रह होते हैं उनके लिए SSLV, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल का यूज किया जाता है, ये वाली बात है। तो अभी 100वीं उड़ान है और GSLV F-NVS-2 भेजा गया है, और ये आपको मैं बताऊं
हमारे यहाँ जैसे हम एक जीपीएस यूज करते हैं ना, आपको मैप देखते हैं, तो इसी तरीके से हमारे यहाँ नाविक है, नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टिलेशन। ठीक है, 2017 से हम इसमें उपग्रह भेज रहे हैं। टोटल 7 उपग्रह हैं इसमें। एक उपग्रह बेसिकली इसका खराब हो गया था, तो उसे ही रिप्लेस करने के लिए इस GSLV F-15 नेवियस 2 नेविगेशन सैटेलाइट, आपको एनवीएस से आप पढ़ सकते हैं। तो नेविगेशन सैटेलाइट से क्या है कि ये भेजा जा रहा है। अब ये नाविक क्या करता है आपको मैं बताऊं। ये जो भारत है, ठीक है, इसकी परिधि में 1500 किलोमीटर तक, 1500 किलोमीटर तक का क्या प्रोवाइड कराएगा हमें, नेविगेशन। ठीक है, जो हम जीपीएस यूज करते हैं बेसिकली वो किसका है, यूएसए का जीपीएस यूज करते हैं। तो यानी आपको उसकी रेंज कहां से है, यूएसए से यहां तक है। ठीक है, और यहां पर अगर आप देखोगे जो हमारा नाविक है वो 1500 से, बॉर्डर एरिया से 1500 किलोमीटर के सराउंडिंग में हमें नेविगेशन सेवा जो है उपलब्ध कराएगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, इतनी बात है। हमने कस्तूरी रंगन की बात कर ली है, आई थिंक स्पेडेक्स भी बात कर ली है। अभी हाल ही के हैं, इनसे पहले नहीं हुआ है। C-60 स्पेडेक्स डॉकिंग मिशन है, ठीक है, प्लस C-59 है, प्रोवा भी कर लिया है। NSIL इसकी ये है, एंट्रिक्स ये है, सॉफ्ट पावर के रूप में यूज होता है, ये भी हो गया। प्लस नाविक, इसरो ने अपनी 100 फ्लाइट भरी है, GSLV F-15 NVS-2, ठीक है, उपग्रह छोड़ा गया है। और किसके लिए, नाविक। नाविक को मैं आपको अलग से भी बताऊंगा, बट आप ध्यान रखें अभी ये क्या है कि जीपीएस प्रणाली की तरह ही कार्य करता है बेसिकली देखा जाए। ठीक है, और एक लास्ट पॉइंट आप फिर भी आपके लिए फायदेमंद रहेगा, बता ही देता हूं जब मन में आ ही गया है। अभी हाल ही में अंतरिक्ष में फसल या कि अनाज उग सकता है या नहीं उग सकता है, तो इसको उगाने का एक एक्सपेरिमेंट किया गया। तो उसका नाम था जो उगाया गया, लोबिया। लोबिया, ठीक है। तो ध्यान रखें, कभी सवाल में पूछ दे कि अंतरिक्ष में हाल ही में किस अनाज या फसल को उगाने की या अंकुरण उसमें हुआ है बेसिकली वहां पर, कि जो जलवायविक दशाएं हैं वो क्या है कि इसके अनुकूल हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं ये देखा गया है कि लोबिया में अंकुरण देखने को मिला है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और आज हम अपनी क्लास को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। और दोस्तों अभी मेरी ड्यूटी एक्चुअल में थोड़ा कहीं पर बाहर लग गई है, हो सकता है 3-4 दिन डिले हो, क्योंकि संडे सैटरडे है, हाँ, तो संडे 1-2-3 दिन का गैप रहेगा। अगर रहा तो वाली बात है, अगर संडे तक वापसी हो गई तो वाली बात है। आप पेशेंस बनाए रखें, मिलते हैं हम अगली क्लास में। और प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर आप बढ़वाएं इस बीच, और प्लस जो भी तैयारी कर रहे हैं उनको ये चैनल जरूर रेफरेंस करें। थैंक यू।